आ जाइए क्लास में, क्लास को लेना ही है। तो उसके बाद हमने इसको जैसे कंटिन्यू किया है, तो हमने यहाँ पर परमाणु की जो संरचना थी वो देख ली थी। परमाणु की संरचना में 3 मॉडल थे। सबसे पहले था थॉमसन का, उसके बाद रदरफोर्ड और नील्स बोर। इसके बाद हमने देखी थी संयोजकता। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ लीजिए। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? सर एक बार संयोजकता बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं संयोजकता को एक बार फिर से बता रहा हूँ। वैलेंसी कहते हैं इंग्लिश में। एक रदरफोर्ड वाला और समझा दीजिए एक बार। रदरफोर्ड वाला? हाँ सर। चलिए ठीक है, मैं समरी उसकी करता हूँ, रदरफोर्ड की भी। देखिए, रदरफोर्ड ने कहा था, एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि एक पतली सी सोने की पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार की थी। ये प्रयोग आपके सामने है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये इस तरीके से सोने की पन्नी लेकर उस पर अल्फा कणों की बौछार की और ये देखा था कि अधिकांश अल्फा कण वो सीधे निकल गए, जिस डायरेक्शन में उनको भेजा था उसी डायरेक्शन में निकल गए। और कुछ अल्फा कण है वो विचलित हो गए और कुछ अल्फा कण है जो वापस लौट आए। ये 3 तरह के उनको ऑब्जर्वेशन मिले, 3 तरह के प्रेक्षण मिले। इन प्रेक्षणों के आधार पर फिर उन्होंने निष्कर्ष दिए। वो निष्कर्ष ये हैं आपके सामने। देखिए, चूंकि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, तो उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, खाली है, इसीलिए अल्फा कण है वो सीधे निकल रहे हैं। तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, इसके पीछे कारण है परमाणु का अधिकांश भाग है वो रिक्त है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि कुछ जो अल्फा कण है वो लौट आए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। क्या बता रहे हैं आप? हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो। कुछ अल्फा कण, जैसे मान लीजिए बहुत अधिक, जैसे 10,000 है अल्फा कण हमने भेजे, उसमें से 2 अल्फा कण अगर वापस लौट के आए, तो उन्होंने कहा बहुत कम अल्फा कण है वो लौट के आए हैं। इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे परमाणु का धनावेश एक केंद्र भाग में, बहुत छोटे से भाग में स्थित है। पूरे परमाणु का धनावेश एक छोटे से भाग में स्थित है। उस छोटे से भाग को रदरफोर्ड ने नाम दिया नाभिक, यानी जो न्यूक्लियस जो हम पढ़ते हैं परमाणु के अंदर, इसकी खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। कैसे खोज हुई इसकी? इसकी खोज ऐसे हुई थी कि बहुत कम अल्फा कण वापस लौट के आगे सोने की पन्नी से। तो रदरफोर्ड ने बहुत बड़ा आश्चर्य प्रकट किया था इसमें। उन्होंने ऐसा माना ये इस तरह की घटना है, एक तोप के गोले को दांगा जाए और कागज से लौटकर वापस आ जाए। ऐसा उन्होंने इसको कंपैरिजन किया था अल्फा कणों के लौट कर आने का, क्योंकि अल्फा कण है वो बहुत उच्च ऊर्जा वाले पार्टिकल्स है। सोने की पन्नी है वो बहुत ही पतली थी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि इस कण का लौट आना तभी पॉसिबल है जब ये किसी धनायन से जाके टकराया हो, क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं और अगर कोई धनावेश अगर सामने है वो भी प्रबल है, तब जाके इसको प्रतिकर्षित करके वापस कर सकता है। तो उन्होंने यही कहा था कि वहां पर जो सेंटर में जहां पर ये टकराए हैं, जिस स्थान पर भी टकराए हैं, उस स्थान पर प्रबल धनावेश है और उस धनावेश का नाम इन्होंने दिया था नाभिक, यानी न्यूक्लियस के खोजकर्ता हो गए थे रदरफोर्ड। तो पहली बात इन्होंने कही थी कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि पूरे के पूरे परमाणु का धनावेश केंद्र में स्थित होता है, जो अपोज है, जो उसका उल्लंघन है किसका, थॉमसन के जो थॉमसन ने मॉडल दिया था परमाणु का, उसका अपोजिट हो गई ये बात। थॉमसन ने कहा था पूरा का पूरा परमाणु धनावेशित होता है, लेकिन रदरफोर्ड ने साबित किया पूरा परमाणु धनावेशित नहीं होता। पूरे परमाणु का धनावेश परमाणु के केंद्र में एक छोटे से स्थान पर स्थित होता है और पूरा का पूरा परमाणु खाली होता है। उन्होंने कहा था कि जो धनावेश, जिसको उन्होंने पूरा के पूरे परमाणु को धनावेशित कहा था, रदरफोर्ड ने कह दिया था कि पूरा का पूरा परमाणु का जो धनावेश है वो केंद्र भाग में छोटे से स्थान पर स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो 2 चीजें हमारे सामने आ गई, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त और पूरा का पूरा धनावेश केंद्र में। तो उन्होंने कहा था कि जो अल्फा कण नाभिक, जो अल्फा कण सीधे निकल गए हैं वो रिक्त से निकले, और जो अल्फा कण लौट आए हैं वो नाभिक से टकरा कर लौटे। 2 चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज इन्होंने कही थी कि जो अल्फा कण नाभिक के पास से होकर गुजरते हैं, जो नाभिक के पास से होकर गुजरेंगे, प्रतिकर्षण के कारण वो अपना मार्ग विचलित हो जाता है, उनकी दिशा बदल जाती है। तो उन्होंने कहा था कि जो अल्फा कण
उससे पास से निकले वो प्रतिकर्षित हो गए। तो 3 तरह के उनको प्रेक्षण मिले। तीनों प्रेक्षणों की उन्होंने व्याख्या कर दी कि सीधे इसलिए निकले कि रिक्त था, टकरा के इसलिए आए क्योंकि नाभिक से टकराए, विचलित इसीलिए हुए क्योंकि नाभिक के पास से गुजरे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, उनकी दिशा बदल जाएगी। इस तरीके से उन्होंने अपने परीक्षणों का निष्कर्ष निकाला, उनकी व्याख्या की। चौथी बात उन्होंने कही थी, जो रिक्त भाग है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यानी ऋणावेशित जो कण है उसके अंदर वो जो उसके वृत्ताकार पथों पर उसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते। ये था रदरफोर्ड का प्रयोग। मुझे पूछ लीजिए और कोई डाउट हो। और आप ऐसे सवाल मत पूछा करें कि साहब वापस से पूरा रिपीट कर दो। आप अपने सवाल चिन्हित करें, मुझसे सवाल पूछें। पूरा का पूरा रिपीट करने को कहेंगे तो एक टॉपिक को मुझे वापस से फिर एक पर डे डेली क्लास लेनी पड़ेगी एक टॉपिक की। तो आप अपने सवाल आइडेंटिफाई करेंगे, साहब यहाँ से समझ में नहीं आया, वहां से आप सवाल पूछें। ठीक है सर, रदरफोर्ड का जो फेलियर था वो क्या था? रदरफोर्ड का फेलियर ये था कि जब रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो लोगों ने सवाल पूछा चक्कर लगा रहे मतलब उसकी एनर्जी खर्च हो रही है। कोई पार्टिकल अगर चक्कर लगा रहा है मतलब उसको ऊर्जा होगी तभी चक्कर लगाए, और चक्कर लगाते समय ऊर्जा को खोएगा। तो उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे करके खोता है तो वो उसकी ऊर्जा कम होती जानी चाहिए, और कम होते होते एक बार इतनी हो जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा तो परमाणु का वजूद खो जाएगा। तो बोले परमाणु का अस्तित्व है, जबकि आपके नियम के अनुसार तो परमाणु का वजूद ही नहीं होना चाहिए था। इसका जवाब नहीं दे पाए थे रदरफोर्ड, ये इसका फेल्यूर था। दूसरा फेल्यूर लोगों ने एक और बात कही थी कि जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऊर्जा अगर उत्सर्जित कर रहा है, ऊर्जा को खो रहा है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम आएगा, एनर्जी जो रिलीज होगी वो कंटिन्यूअस होगी, लगातार। जैसे लगातार चक्कर लगा रहा है ऐसे लगातार इसमें से ऊर्जा भी निकलनी चाहिए, जो नहीं निकलती। तो इन दोनों चीजों का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए और इसी जगह ये फेल्यूर है। ओके, थैंक यू सर। और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। बस ऐसे जैसे आपने मुझे सवाल पूछा ऐसे आइडेंटिफाई सवाल पूछे मुझसे, क्योंकि एक टॉपिक को रिपीट करने का मतलब पूरी की पूरी क्लास को फिर से बिगाड़ना। तो हम अनावश्यक टाइम को खराब ना करें। आप मुझे सवाल पूछिए, मैं वहां से जवाब। ठीक है, आगे चले। वैलेंसी को देख लें एक बार। हाँ जी, वैलेंसी में आप मुझे सवाल पूछ लीजिए। वैलेंसी में क्या सवाल है आपका? वैलेंसी में पढ़ा चुका हूं। किनको प्रॉब्लम है वैलेंसी में? सर, ये जो वैलेंसी होती है ये उसके एटॉमिक नंबर से डिसाइड करते हैं? नहीं, एटॉमिक नंबर से डिसाइड नहीं करते वैलेंसी। वैलेंसी को डिसाइड करते हैं उसके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उसके द्वारा उसकी वैलेंसी डिसाइड होती है। मैंने आपको बताया था कि जो अष्टक का जो नियम है उसमें ये कहा गया है कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह स्पीसीज स्टेबल हो जाती है। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो स्पीसीज स्टेबल हो जाती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए परमाणु को या तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या साझा करेगा। तीनों कंडीशन हो सकती है। जितने इलेक्ट्रॉन का वो त्याग कर रहा है या ग्रहण कर रहा है या साझा कर रहा है वही उस स्पीसीज की, उस परमाणु की वैलेंसी होगी। ओके सर। और देखिए एग्जांपल से सॉल्व किया हुआ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, अगर आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके इनर सेल में उससे जो सेकंड लास्ट जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु के पास 2 कंडीशन होती है। या तो बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन वो ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर ले, या फिर आउटर सेल के 1 इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे तो जो सेकंड लास्ट है वो लास्ट बन जाएगा। तो लास्ट सेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जो हमारा टारगेट था कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो पूरा हुआ। तो यहाँ पर परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अच्छा, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इसमें आउटर लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आपने परमाणु संरचना वाले वीडियो को मेरे को देखा हुआ है? यस सर। तो उसमें हमने डिसाइड किया है कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब आउटर सेल मान लीजिए हमारे पास उसमें 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो अब 1s है, 2s है, 3, 4 है, तो लास्ट वाला कौन सा होगा? 4 होगा। तो आप 4s, 4p, 4d के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे। बाकी 3 है वो इनर सेल हो जाएगा।
अब आप सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो आउटर सेल में कितने हो गए? 1। 1। तो ऐसे डिसाइड किया जाता है कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। ओके सर। हाँ जी सर जैसे क्रोमियम और सर कॉपर, ये सर दोनों अपवाद हैं, तो सर जब इनकी वैलेंसी हम फाइंड करेंगे तो सर इसके जो लास्ट वाली जो सेल बनेगी, जो सर डी वाली तो पहले आ जाएगी, लेकिन जो सर 4s वाली वो पीछे जाएगी, तो सर इसकी वैलेंसी हम किस पे डिसाइड करेंगे? इसकी वैलेंसी डिसाइड नहीं कर सकते, इसकी वैलेंसी चेंजेबल होती है। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उसकी वैलेंसी आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसकी वैलेंसी डिसाइड होती है मॉलिक्यूल्स पर। जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर अलग अलग वैलेंसी होती है, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो आप उनकी कोई फिक्स वैलेंसी बता ही नहीं सकते। वो तो +2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 होती है, और लास्ट में ऑस्मियम मैक्सिमम 8 तक वैलेंसी होती है। ट्रांजिशनल जो एलिमेंट है, संक्रमण जो तत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट है, उनकी मैक्सिमम वैलेंसी 2 से 8 तक होती है। 8 मैक्सिमम है और चेंजेबल है 2 से 8 तक। उनकी बात नहीं कर रहे, जिनकी परिवर्तनशील है उनकी फिक्स नहीं होती, उनकी अपन क्या बात करें, लेकिन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की फिक्स होती है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, और कोई सवाल किसी का? आगे चला बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। यस सर। और आप लोग पढ़ें, आज ही पढ़ लें। नेक्स्ट वीडियो में सवाल, आज के सवाल कल पूछ लें। आप हमसे कभी इस तरह का डिस्कशन नहीं करेंगे कि पेपर है साहब और आज हमें कुछ मौका दीजिए, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है भाई ये चीज। हमारे यहाँ एक ही चीज है कि आप लोग 24 घंटे अपडेट रहें, अपने आप को मजबूत बनाए रखें पढ़ के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है, सबसे पहले इससे समझे, समझना ठीक से, दिमाग से समझ लेना, पूछ लेना भी कोई भी डाउट अभी पूछ लेना, बाद के लिए मत रखना। जैसे बात कर रहे हैं हम लोग कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, अभी हमने पढ़ा, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की, नाभिक होता है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है, ये चीज अभी हमने समझी। नाभिक के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन आपको मालूम है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होते हैं। तो नाभिक के अंदर 2 चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के बाहर है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इनकी संख्या की बात करें तीनों चीजों की, तो हाँ जी सर आप थोड़ा स्लो पढ़ाइए, आप थोड़ा ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मैं स्लो करता हूँ। मैं थोड़ा सा स्पीड इसीलिए ले ली थी क्योंकि ये मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन शायद आपने देखी नहीं, मुझे नहीं लग रहा। चलो मैं और स्लो कर देता हूँ उसको। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 2 तरह के कण हैं नाभिक के अंदर। प्रोटॉन है वो धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन है वो उन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी वो उदासीन होते हैं। इसके बाहर ये तो गया नाभिक, नाभिक के बाहर है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इनकी संख्या की बात करें तो जो परमाणु कोई सा भी होगा, किसी भी परमाणु की अगर बात करें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। कोई सा भी परमाणु आप ले लीजिए, कोई सा भी परमाणु दिमाग के अंदर फिक्स कर लो, कोई सा भी परमाणु, अगर परमाणु शब्द है तो उसमें नाभिक के प्रोटॉन और नाभिक के बाहर जो चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या हमेशा बराबर होगी। और इस कारण पूरे परमाणु पर कुल आवेश 0 होगा। 0 क्यों हुआ? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इनकी संख्या समान है। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव की संख्या समान होगी तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? जोड़ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कहा था परमाणु पर कुल आवेश 0। अब अभी हमने बात की थी कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो इन्हीं प्रोटॉनों की संख्या को, जो परमाणु के अंदर आपने प्रोटॉन देखे, इन्हीं प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कह देते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या हुई? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, यहां तक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर। उसके बाद बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। तो द्रव्यमान संख्या की बात करें तो देखिए नाभिक में मैंने आपको कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 तरीके के कण पाए जाते हैं। यदि इन दोनों को जोड़ दें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दें, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी द्रव्यमान संख्या।
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होगी? द्रव्यमान संख्या, और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन हो गई परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन तो परमाणु क्रमांक हो गए, और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या। क्लियर? यहाँ तक चीज समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब बात करते हैं, द्रव्यमान देखिए संख्या सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ऊपर लिखा हुआ है। यस सर। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है वो क्या है? अगर इन दोनों कणों को जोड़ दो तो द्रव्यमान संख्या, और अगर एक है तो वो परमाणु क्रमांक। अब अगर सवाल पूछा जाए कि न्यूट्रॉनों की संख्या को कैसे निकालेंगे, तो देखिए द्रव्यमान संख्या p+n है, परमाणु क्रमांक p है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? p+n प्रोटॉन प्लस n बराबर इलेक्ट्रॉन n बराबर तो p+ ही हो जाएगी, प्रोटॉन p इलेक्ट्रॉन e का तो मैंने कहीं जिक्र ही नहीं किया। p मैंने द्रव्यमान में कर से दें। परमाणु की संख्या माइनस करके। मास ना। यस सर। हाँ, A- Z कर देंगे तो आ जाएगी। A है वो p+n है, और जो Z है वो p है, तो n बराबर क्या हो गया? p+n में से आप p को घटा दो तो n बचेंगे ना। सिंपल सा गणित है, इतना कहाँ दिमाग लगाने की जरूरत? p+n में से अगर आप p को घटा दो तो n बचेंगे ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा? A-Z, वो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो निर्धारण है वो दो संख्याओं से हो जाता है। हमने परमाणु के लिए दो संख्या डिफाइन कर दी, एक तो हो गया हमारे पास परमाणु क्रमांक, एक हो गया द्रव्यमान संख्या। यानी किसी परमाणु के लिए अगर मैं आपको दोनों संख्याएं दे दूं, किसी परमाणु के लिए दोनों संख्याएं दे दूं, परमाणु क्रमांक भी दे दूं, द्रव्यमान संख्या भी दे दूं, दोनों संख्याएं अगर मैं दे देता हूं, तो फिर आपके पास तीनों प्रकार के कणों की संख्या आ जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या भी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आ जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या भी आ जाएगी। ठीक है? सर द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। ओके, सर द्रव्यमान को मास नंबर भी मास तो सर परमाणु को एटॉमिक नहीं, हाँ, मास थोड़ा नंबर कह कंफ्यूजन है, लीजिए मतलब ना। परमाणु को एटॉमिक। हाँ, तो एटॉमिक परमाणु मास मास नंबर नंबर। उसको। हाँ, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है? ओके। उसके बाद बात कर रहे हैं कि इन दोनों को जो लिखने का तरीका है किसी परमाणु के लिए, वो इस तरीके से है कि परमाणु के ऊपर लिखा जाता है वो मास नंबर लिखा जाता है, और नीचे है वो एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और ये हमेशा फिक्स है। ऊपर कोई संख्या लिखी हुई है तो आपको कोई नहीं बताएगा कि ये द्रव्यमान संख्या है, और परमाणु के नीचे अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो आपको कोई नहीं बताएगा ये परमाणु क्रमांक है। अगर नीचे लिखा है तो आप अंडरस्टूड है, आपका नियम है कि नीचे लिखी हुई संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक होगी, और ऊपर हुई लिखी संख्या है वो हमेशा द्रव्यमान संख्या होगी। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नो सर। उसके बाद बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम का हम देख रहे हैं परमाणु क्रमांक है वो 20 है, और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 40 है। तो इसके अंदर आप बता सकते हैं कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बता दोगे? यस सर। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? सर प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन 20 एंड न्यूट्रॉन भी 20। 14 - 20 कर दी सर। हाँ जी, हाँ जी। ऊपर वाली में से बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा दीजिए, क्योंकि p+n हमेशा p से बड़ा होगा। p+n हमेशा p से बड़ा होगा, तो बड़ी वाली में से आप छोटी वाली घटा दोगे तो ऑटोमेटिक न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो ये दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर आपको समझ में आए। किसी एटम के लिए अगर ये दोनों नंबर आते हैं तो आप समझेंगे कि अगर परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है तो प्रोटॉनों की संख्या है, और यदि द्रव्यमान संख्या लिखा हुआ है तो इसका मतलब p+n है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग है। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। और इन्हीं दोनों संख्याओं के द्वारा हम न्यूट्रॉनों की संख्या भी डिसाइड कर सकते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। आगे चले, दोनों नंबर समझ में आ गए आपको? यस सर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है
समस्थानिक। देखिए समस्थानिक की पहले मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ, उसके बाद इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। होता क्या है पहले वो समझ लीजिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं समस्थानिक को? आइसोटॉप्स। आइसोटोप। थैंक यू सर। उसके बाद बात कर रहे हैं जो समस्थानिक हैं, इनकी डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे मिले हमें नेचर के अंदर जिनके परमाणु क्रमांक तो एक जैसे थे लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। परमाणु क्रमांक समान था, द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। ऐसे तत्वों को हमने समस्थानिक कहा। क्यों कहा समस्थानिक? क्योंकि आवर्त सारणी में इन सभी तत्वों को जिनके परमाणु क्रमांक समान हैं, इनको एक ही बॉक्स में रखा हुआ। जैसे बात करें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, आपके सामने है प्लूटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के, तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है। तो तीनों समस्थानिकों को हाइड्रोजन वाले बॉक्स में ही रखा हुआ, एक ही स्थान पर रखा हुआ है, समान स्थान पर रखा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सम प्लस स्थान, यानी समान स्थान पर जितने तत्वों को रखा जाता है वो समस्थानिक कहलाते हैं। और समान स्थान पर रखने के लिए जरूरी है कि उनका सभी का परमाणु क्रमांक 1 ही हो। जब परमाणु क्रमांक 1 होगा तब जाके उसको हम समस्थानिक कहते हैं। क्लियर हुआ? तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो कहलाते हैं समस्थानिक। या फिर दूसरी बात अगर हम कर लें, समस्थानिक दूसरी बात अगर हम कर लें तो ये भी कह सकते हैं कि वे तत्व जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, वे तत्व जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है वो समस्थानिक कहते हैं। क्लियर? हाँ बेटा फिर से बोलिए, आवाज कटी है आपकी, फिर से बोलिए। रिपीट कर ठीक है, आप नेटवर्क को थोड़ा सा दुरुस्त करें, क्योंकि ऐसे मैं हर टॉपिक को अगर रिपीट करूंगा तो मुझे बहुत समय लगेगा, ये लोग परेशान भी होंगे दूसरे लोग। तो आप थोड़ा सा उसको भी अपडेट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा बहुत छूटता है तो वीडियो से भी आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि ऐसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता है या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ऐसे सभी तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। क्लियर? और इनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है, इसीलिए समान स्थान, समस्थानिक वाला समान स्थान पर रखे जाने वाले तत्व, इसलिए इनका नाम समस्थानिक पड़ा। एग्जाम्पल आपके सामने है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ऐसे क्लोरीन के भी हम देखें तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। परमाणु क्रमांक तो 17 ही होगा लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। एक समस्थानिक उसका 35 है, दूसरा है उसका 37 है। तो इस तरीके से जिनके द्रव्यमान संख्याएं, जिनके मास नंबर अलग अलग होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। दूसरा है समभारिक, आइसोबार। समभारिक क्या होंगे? इसका अपोजिट कर दो। अपोजिट अगर हम करते हैं तो देखिए, अपोजिट करेंगे तो क्या होगा? परमाणु क्रमांक तो क्या हो गए? अलग अलग, और जो द्रव्यमान संख्या है वो समान है। कुछ तत्व ऐसे भी मिले नेचर के अंदर जिसके अंदर परमाणु क्रमांक तो अलग अलग थे लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। इसीलिए इनको समभारिक, यानी जिनके परमाणु के जो भार है, परमाणु भार है वो क्या है? समान। एटॉमिक जो मास है वो क्या है? समान। तो परमाणु भार समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो ऐसे तत्वों को हम समभारिक तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। इनके सभी के जो परमाणु भार हैं, द्रव्यमान संख्या है, वो सभी की क्या है? समान है। क्योंकि परमाणु क्रमांक आपको मालूम है 18, 19, 20। आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, द्रव्यमान संख्या समान है। ऐसे तत्वों को समभारिक तत्व कहते हैं। दोनों चीजें क्लियर हुई, समस्थानिक और समभारिक? यस सर। किसी को कोई सवाल पूछना बेटा पूछ ले, मैं तुम्हें सवाल के लिए कभी नहीं रोका है, लेकिन प्रॉपर वे में चलिए आप लोग, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अगले टॉपिक की। उसके बाद है हमारे पास रासायनिक सूत्र। देखिए रासायनिक सूत्र क्या कहते हैं? सूत्र, या इसको हम कह देते हैं प्रतीक भी, सिंबल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिंबल ही बनाए गए थे। जैसे अगर बात करें तत्व यानी परमाणु की बात करें, परमाणु का सूत्र की बात करें, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या बना दिए थे? प्रतीक बनाए थे।
प्रतीक क्या होते हैं? जैसे कोई आकृति विशेष बना दी पहचान के लिए, पहचान के लिए संकेत, जैसे लिपि के अंदर हम लिखते हैं ये हमने लिखा तो ये क्या विशेष आकृति है। तो इस तरीके से पहले जो तत्व थे उनकी पहचान के लिए विशेष प्रतीक बना दिए, जो कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको दिए हुए हैं। जैसे गोला बना के बीच में एक डॉट लगा दिया तो उसको हमने मान लिया हाइड्रोजन, उसका एक प्रतीक आ गया, एक सिंबल बना दिया कि ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। उसके बाद जैसे ऐसा बीच में एक त्रिभुज 3 लाइनें बना दी तो वो क्या हो गया, फास्फोरस। गोला बना के बीच में सी लिख दी, वो हो गया कॉपर। गोला बना के बीच में जी लिख दिया और किनारों पर डॉट डॉट लगा दिया, वो क्या हो गया, गोल्ड। तो ये क्या है, ये है हमारे पास सिंबल्स है। तो तत्वों के प्रतीक क्या है, पदार्थों को पहचानने के लिए जो संकेत बनाए गए उन्हें क्या कहते हैं, प्रतीक। किसी तत्व को कैसे लिखा जाए, मेरे पास सोना है, मैं उसे लिखूं कैसे, रसायन की भाषा में लिखने के लिए उनके लिए क्या बना दिए, चिन्ह बना दिए। तो सबसे पहले इनको चिन्ह के रूप में प्रकट किया गया था और ये चिन्ह सबसे पहले डाल्टन ने बनाए थे। उसके बाद बर्जीलियस थे, उन्होंने भी इनके कुछ सिंबल्स बनाए थे। बर्जीलियस ने उसका जो पहला जो लेटर था, जैसे कार्बन है तो सी लिखा, तो पहले लेटर का ज्यादा इस्तेमाल किया, पहले लेटर को उसने सिंबल मानते हुए तत्वों को पहचानने की कोशिश की। जैसे किताब में उन्होंने लिख दिया सी, तो पता चला था ये क्या होगा, सी का मतलब हो गया कार्बन, तो सी क्या हो गया, सी उसका प्रतीक हो गया। तो इस तरीके से सबसे पहले डाल्टन, बर्जीलियस, इन्होंने तत्वों के लिए कुछ संकेत बनाए। वो संकेत क्या कहलाते हैं, तत्वों के प्रतीक कहलाते हैं। बाद में जब तत्वों की संख्या बढ़ी, जैसे कार्बन आया, कैल्शियम आ गया, कोबाल्ट आ गया, तो उन्होंने कहा भाई अब तो चक्कर पड़ गया, कार्बन को मैं सी लिख चुका हूं तो कैल्शियम को क्या लिखूं, तो कोबाल्ट को क्या लिखूं, वो भी सब में सी आ रहा था। तो जब ऐसी समस्या बढ़ी, तत्वों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे जब नामों में समस्या बढ़ी, तब फिर आईयूपीएसी आई। आईयूपीएसी को तो आप जानते हैं, वो तत्वों का नामकरण करती है या फिर नियम बनाती है रसायन के लिए। तो उन्होंने कहा था कि क्यों ना कुछ विशेष नियम बना दिए जाएं। तो देखिए ये जो आईयूपीएसी है, पूरा नाम तो आपको मालूम ही होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएसी का पूरा नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने नामकरण से संबंधित कुछ नियम दे दिए थे। वो नियम क्या थे, वो नियम ये थे कि तत्वों को अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर या 2 अक्षर के द्वारा उसका प्रतीक बनेगा। उसका जो अंग्रेजी नाम होगा, जैसे कार्बन, कार्बन को पहले अंग्रेजी में लिखिए, हिंदी नाम नहीं, अंग्रेजी में उसका नाम लिखिए। तो कार्बन लिखा, कार्बन में जो पहला लेटर है वो उसका प्रतीक होगा। और यदि पहला लेटर हम किसी को दे चुके हैं, जैसे कार्बन को हम पहला दे चुके हैं, हमें लिखना है कैल्शियम, तो आप कैल्शियम को अंग्रेजी में लिखो, सी तो हम दे चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि उसको कैल्शियम दिया, कार्बन CARBON, कैल्शियम CAL, इस तरीके से लिखते हैं ना कैल्शियम, तो उसमें भी CA आ रहा है और कार्बन में भी CA आ रहा है। अब चक्कर पड़ गया, कार्बन को तो हम C दे चुके, तो कैल्शियम को क्या देंगे, CA। आईयूपीएसी में ये था कि या तो पहला लेटर, लेकिन अगर पहला लेटर हम किसी और को दे चुके हैं तो वहां पर फिर दूसरे वाले में 2 लेटर आपको लेने हो। जैसे कार्बन और कैल्शियम में कंपैरिजन करें तो उसमें भी CA आ रहा है कार्बन में, और कैल्शियम में भी पहला और दूसरा लेटर CA हो गया। अब दोनों, अब कार्बन को हम C दे चुके हैं तो कैल्शियम को अब हम क्या देंगे, CA। क्लियर हुआ, ये आईयूपीएसी का नियम था। आईयूपीएसी ने कहा था कि या तो आप फर्स्ट लेटर दे दीजिए, और अगर फर्स्ट लेटर किसी को दे चुके हैं और दूसरा नाम भी उसी से चल रहा है तो आप 2 लेटर दे सकते हैं। तो ये आईयूपीएसी का पहला नियम था। पहला नियम क्या था कि किसी, हाँ सर, लेकिन कुछ तो ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि ना तो उनका फर्स्ट लेटर होता है और ना उसके जो नेक्स्ट लेटर्स होते हैं उनसे होता है, जैसे सोडियम या Na। आ रहे हैं, एक लेटर भी दे चुके, 2 लेटर भी दे चुके, तो 3 के लिए आईयूपीएसी ने नियम नहीं बनाया था। तो जब ऐसी चीज आई कि भाई पहला लेटर भी गया, दूसरा लेटर भी गया, तब फिर उन्होंने कहा था कि ऐसे तत्वों के लिए लैटिन नाम पर चलेंगे। तो उनके फिर लैटिन नाम ढूंढे, और लैटिन नाम में जो फर्स्ट और सेकंड लेटर थे, जैसे सोडियम का आप Na बता रहे हैं तो उसका नाम लैटिन नाम नेट्रियम है, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, और नेट्रियम Na आता है। तो आईयूपीएसी के नियम तो लागू रहे, बस उन्होंने इतना ही चेंज किया कि जो नाम अब हमारी दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर भी हमने ले लिया एक एलिमेंट के लिए, दूसरा लेटर भी ले लिया,
अब तीसरा लेटर हम ले नहीं सकते, 3 लेटर के लिए उन्होंने IUPAC ने नियम नहीं दिया था, तो उन्होंने कहा जिसमें तीसरे लेटर को लेने की जरूरत पड़ रही है उसकी जगह उसका हम लैटिन नाम लेंगे, और लैटिन नाम में जो हमारे रूल्स हैं उनको हम बनाए रखें। ठीक, ऐसे एलिमेंट पे मैं अभी आ रहा हूँ जिसमें फर्स्ट और सेकंड लेटर नहीं है। ठीक है, ओके सर। अभी IUPAC की बात कर रहे थे, तो IUPAC का पहला नेम क्लियर हुआ कि कोई एलिमेंट को हम उसका नाम पहले अंग्रेजी में लिखेंगे, और अंग्रेजी में उसका जो सिंबल होगा, उसका जो प्रतीक होगा वो फर्स्ट लेटर होगा, और अगर फर्स्ट लेटर अगर किसी और तत्व को दिया जा चुका है तो 2 लेटर होंगे उसके, फर्स्ट और सेकंड लेटर। दूसरा उनका नियम था जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कई बार आप त्रुटि करते हैं, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। हाँ जी सर ये कंपलसरी है कि स्टार्टिंग के 2 ही लेटर्स लेने हैं? हाँ, स्टार्टिंग के 2 ही लेटर लेने हैं। सर जैसे कि क्लोरीन में लिया हुआ है ना हमने CHL, तो फिर CH होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग तो? हाँ, H साइलेंट है, लेकिन H इसमें साइलेंट होता है, इसलिए फर्स्ट लेटर और सेकंड L को ही माना गया था। ओके मैग्नीशियम में तो MA है ना, मैग्नीशियम में MA। मैग्नीशियम में MA, मैग्नीशियम, हाँ, तो वहां पर Mg लिया हुआ है। तो ज्यादातर प्रयास यही किया गया था, देखिए जब नामकरण किया है तो ज्यादातर प्रयास यही किया था कि उसका फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया जाए, लेकिन जिनमें नहीं बैठी है व्यवस्था वहां पर फिर दूसरे लेटर को भी लिया है। लेकिन कुल मिला के ये है कि 2 लेटर लेंगे, और दोनों लेटर में फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल होगा। ज्यादातर एलिमेंट में जहां तक संभव है वहां तक फर्स्ट और सेकंड लेटर ही लिए गए, लेकिन जिनमें फर्स्ट और सेकंड लेटर लेने से दूसरे एलिमेंट के नाम में प्रॉब्लम आ रही है वहां पर उसका दूसरा जो लेटर वो भी लिया गया है, लेकिन वो हमेशा स्मॉल में रहेगा। ओके सर, ठीक है, कोशिश यही की गई है मैक्सिमम एलिमेंट में 90% ये जितना भी हमने प्रयास किया है कि फर्स्ट और सेकंड ही रहे, लेकिन जब तत्वों की संख्या बढ़ी है, काफी अधिक हुए हैं, और उनसे अगर दूसरे एलिमेंट के नाम में प्रॉब्लम आ रहा है या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तब जाके किसी अदर लेटर को लिया गया है, और अदर लेटर को जो लिया गया है वो हमेशा स्मॉल में लिया, मतलब आपका जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा, फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। कई बार आप लिखते समय, एग्जाम में लिखते समय ये त्रुटि करते, इसको ना करें, इस नियम को ठीक से समझ लीजिए। A जो लिखते हैं तो A कभी भी कैपिटल नहीं आएगा, अगर A आपने कैपिटल लिखा है तो उसको 0 मार्क्स दिया जाता है, क्योंकि वो इस पूरे सिस्टम के खिलाफ होता है, नियमों के खिलाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है? यस सर। अब बात कर रहे हैं जो आप कह रहे थे कि ना तो फर्स्ट लेटर है ना सेकंड लेटर है, कुछ ऐसे हमारे पास एलिमेंट है, उनको अगर हम देख लेते हैं तो ये आपके सामने है। जैसे सोडियम की बात आपने की थी, तो सोडियम का लैटिन नाम है वो नेट्रियम है, ऐसे ही कॉपर का है वो क्यूप्रम है, तो इसको हमने Cu लिखा। फेरम का है वो Fe है, केलियम का, पोटेशियम को केलियम कहते हैं। तो मैक्सिमम आप देख पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए सिल्वर है, सिल्वर को अर्जेंटम कहते हैं, यहां से समझ लीजिए सिल्वर को क्या कहते हैं, अर्जेंटम। अब लिख क्या रहे हैं, Arg, हमने इसको लिखा Arg। अब Ar किसका होता है, मान लीजिए अगर हम फर्स्ट और सेकंड ही ले लेते हैं, यहाँ पर भी अपने नियम को अगर लागू करके कठोरता से चलते हैं तो इसका नाम क्या होना चाहिए, आर्गन। लेकिन Ar हम पहले दे चुके हैं, तो यहाँ पर फिर थर्ड लेटर ले लिया, G को ले लिया, लेकिन तीनों को नहीं लिखेंगे, Arg नहीं लिखेंगे। नियम ये था कि 2 ही लेटर लेंगे, एक तो फर्स्ट लेटर तो कंपलसरी है, फर्स्ट लेटर कंपलसरी है, फिर हम ट्राई करेंगे सेकंड लेटर की। मैक्सिमम कोशिश करते हैं सेकंड लेटर को लिया जाता है, लेकिन सेकंड लेटर लेने से हमारे अदर लेटर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम थर्ड लेटर भी ले सकते हैं, नेक्स्ट लेटर भी ले सकते हैं। कुल मिला के 2 लेटर से वो फिर नाम बनेगा। बाकी आपको प्रयास यही करना है, प्रयास यही करना है कि फर्स्ट और सेकंड लेटर से बनाए। जैसे अब ये स्थिति यहाँ पर बिगड़ रही है, तब जाके हमने इसका जो सिंबल लिया वो Ag लिया। Ar लेने से हमें लग रहा है कि Ar तो हम पहले दे चुके हैं, तो हमने थर्ड लेटर को यहाँ पर ले लिया। सर पारा में तो बीच का लिया हुआ है। हाँ, ले सकते हैं, पारा में बीच का ले सकते हैं। हम इस नाम में से, हमें कुल मिला के ये है कि हमने जो नाम दे चुके हैं, जो सिंबल्स दे चुके हैं, उनमें कोई विरोधाभास, क्योंकि वो पहले दिए जा चुके हैं, उनको नहीं बदल सकते।
जिसको हम वैश्विक लेवल पे IUPAC जिसको मान्यता दे चुके हैं उसको तो हम नहीं हटाएंगे। जो नया एलिमेंट आया है जिसका नामकरण करना है उसी में हम कुछ चेंज कर सकते हैं। तो वहां पर हम ले सकते हैं, बीच का भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं। लेकिन हमारी जो मान लीजिए थर्ड लेने से भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हमारे जो नाम है या हमारे जो नियम है वो टूट रहे हैं, तो बीच का भी ले सकते हैं। लेकिन 2 लेटर मैक्सिमम और 1 लेटर। फर्स्ट लेटर कंपलसरी है, सेकंड लेटर वो नाम में से लिया जा सकता है। प्रयास यही हो जाता है कि क्रम से चला जाता है, पहले सेकंड लेटर ले, थर्ड ले, फोर्थ ले, इस तरीके से हमें नामकरण उसके सिंबल के लिए तैयार करना है। ठीक है यहां तक? यस सर। सर लेड का लेटर नेम क्या होगा? लेड का प्लम्बम। ओके सर, प्लम्बम। हाँ जी। ओके सर। तो यहां तक हमने देखा। इसके बाद बात कर रहे हैं, हमने IUPAC देख ली, हमने संकेत देखे। संकेतों के अंदर 2 चीजें हमने देखी। एक चीज तो हमारी थी कि हमने फर्स्ट लेटर को लिया है, दूसरी बात की हमने सेकंड लेटर को लिया। और अगर सेकंड लेटर से बात नहीं बन रही तो पूरे नाम में से कोई सा भी लेटर ले सकते हैं जिससे हमारे दूसरे नाम प्रभावित ना हो। तो 2 लेटर यानी कि फर्स्ट 1 लेटर से और 2 लेटर से हमारा सिंबल बनेगा। यहाँ तक हमने देख लिया। और अगर किसी में मान लीजिए 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर से नहीं बात बन रही है तो उनके हमने लैटिन नाम ले लिए और लैटिन नाम से हमसे उनके सिंबल प्राप्त कर लिए। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, आगे चलें। उसके बाद बात कर रहे हैं अणुसूत्र। तो देखिए, जो अणु की बात करते हैं, सबसे पहले अणु की बात कर रहे हैं। तो अणु किससे बना होता है? परमाणुओं से। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो उसके द्वारा क्या बनता है? अणु। और उस अणु को अणु को जब सिंबल्स के द्वारा अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिंबल्स हमने एटम्स के देखे थे, इसी तरह मॉलिक्यूल्स को भी अगर सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्मूला, यानी कि रासायनिक अणुसूत्र। ठीक है? और किसी भी यौगिक का जो अणुसूत्र है, अणुसूत्र क्या होगा? अणु के जो एलिमेंट, जो घटक हैं, उनको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करें? सिंबल्स के द्वारा। जब किसी अणु को संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तब उसे क्या कहेंगे? अणुसूत्र कहेंगे। और ये जो अणुसूत्र है वो संयोजकता पर निर्भर करता है। कैसा अणु होगा वो डिपेंड करेगा उसकी संयोजकता पर। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ नियम पढ़ रहे हैं। जब अणुसूत्र हम बनाते हैं तो उसके कुछ नियम है। अणुसूत्र कैसे हम बनाएंगे? तो पहला है, अणु में आयन या आवेश संतुलित होना चाहिए। अणु के अंदर जो आवेश है, यानी कि कुल आवेश है, वो 0 होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स का और एटम्स का टोटल जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो आप अणु की बात कर रहे हैं तो अणु पर कुल आवेश क्या होना चाहिए? 0। पहली बात ये वो लिखी हुई है इसमें कि अणु में आयन का आवेश संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब उस पर धनावेश और ऋणावेश की मात्रा अधिक नहीं हो, बराबर हो, जिससे अणु पर कुल आवेश 0। दूसरा बात कर रहे हैं, धातु का नाम पहले लिखा जाता है। जब किसी अणु का नाम लिखते हैं आप, सूत्र नहीं, नाम, जब किसी अणु का नाम लिखेंगे तो पहले उसमें धनायन का नाम लिखेंगे और धातु आती है पहले। इसके बाद में हम अधातु को लिखते हैं और अधातु हमेशा ऋणायन होती है। धातु हमेशा धनायन बनाते हैं और अधातु है वो ऋणायन बनाते हैं। ठीक है? बात समझ में आ रही है आपको? सर IUM का मतलब? IUM का मतलब ये है कि इनमें जो धनायन होते हैं इनके लास्ट में क्या लिखते हो? पूर्व लग्न नहीं, अनुलग्न। अनुलग्न में सफिक्स बोलते हैं ना, सफिक्स में EM शब्द जोड़ेंगे। जैसे सोडियम, कैल्शियम, EM जुड़ा रहता है। ऐसे ही ऋणायन में ऑक्साइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, फास्फाइड, सल्फाइड, इड जुड़ा रहता है। तो ऋणायन होंगे उनमें इड जुड़ा रहेगा
ID इड जुड़ा रहता है और धन आयन में हमेशा EM IUM जुड़ा रहता है। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। आप सिर्फ मेटल्स की बात कर रहे हैं हाँ जी। और नॉन मेटल्स में? नॉन मेटल्स में बेटा इड IDE, मेटल्स में EM IUM, नॉन मेटल्स में और सर इड ID। सर हाइड्रोजन तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट है ना? लेकिन उसको मेटेलिक में भी रखा है। हाइड्रोजन के लिए आप क्यों टेंशन में आ जाते हैं? हाइड्रोजन के बारे में मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ आपको पहले ही। ओके सर। हाइड्रोजन है, उसका जो नेचर है वो अभी डिसाइड ही नहीं है कि वो मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। उसके आधे से ज्यादा गुण है वो नॉन मेटेलिक के हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे फ्री करता है वो मेटेलिक कैरेक्टर है उसका। नॉन मेटेलिक तो हम इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। हाँ जी, जैसे सोडियम है वैसे जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन फ्री करता है। तो हाइड्रोजन के साथ में हम ना तो उसको मेटल में कंसीडर करते हैं ना ही नॉन मेटल में कंसीडर करते हैं। वो तो कभी कभी जब धातुओं के गुण यानी नॉन मेटल्स के शो करता है, जैसे वो गैसीय अवस्था में रहता है तो नॉन मेटल भी कह देते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री करता है जिस तरीके से मेटल करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर भी माना जाता है। ठीक है, उसकी चर्चा न करके हम दूसरों पे विचार करते हैं, क्योंकि उसके जो सामान्य जो कैरेक्टर है सभी वो थोड़े से हटके हैं दूसरे एलिमेंट्स के सारे। नहीं मानता है, सामाजिक जो हमारे पास परंपरा है उनको नहीं मानता है तो उसे कहते हैं असामाजिक तत्व। और हाइड्रोजन भी ऐसा ही है, वो जो नियम है, जिन नियमों की बात आप हाइड्रोजन से करते हैं उनको नहीं मानता है। जब नहीं मानता है तो वो भी असामाजिक तत्व है इस आवर्त सारणी का, उसको आवारा तत्व कहते हैं आवर्त सारणी का हाइड्रोजन को। उसके पीछे कारण यही है क्योंकि वो नियम और रूल्स और इनको नहीं मानता। ठीक है, तो आज का टाइम मेरे हिसाब से शायद पूरा हुआ। आप लोगों ने कुछ समय थोड़ा सा खराब किया। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, मेरी अगली क्लास है। तो ठीक है बेटा, और कोई सवाल हो तो मेरे से आके देखिए, एक पैटर्न समझिए और सीख भी लीजिए। आप लोग अब मैच्योर होते जा रहे हैं, बड़े हैं। आप लोग अभी तक कैसे पढ़े मुझे नहीं पता, ना मुझे जानना, लेकिन जो कंडीशन है जिसमें आपको जाना है, जो कंपटीशन आपके सामने, उसका सिस्टम हम आप लोगों को बताते हैं कि आज का पढ़ाया हुआ आज ही खत्म हो जाना चाहिए, आज ही प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, आज इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। कल के लिए आज का कुछ न बचे तो आप उम्मीद करना कि जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हो वो सफल होगा। अदरवाइज तो बहुत दूर है दिल्ली। आप लोग बार बार, अब चूंकि बार बार डिस्कस करने से टाइम खराब होता है, आप लोग कभी डिस्कस मत कीजिएगा कि पेपर का आपने हमें तैयारी करने का मौका नहीं दिया। मैं आज मौका दे रहा हूँ, आज पढ़ा रहा हूँ, आज तैयारी का मौका दे रहा हूँ, कल आपको नहीं मिलेगा। तो आप अपने हिसाब को ऐसे मेंटली सेटअप कर लीजिए। बार बार हम लोग डिस्कस आपसे नहीं करेंगे इन चीजों पर कि सर हमें टाइम नहीं मिला। मेरी तरफ से तो आपको क्लियर कट है, मैं कभी भी कम टेस्ट लूंगा, कभी भी हो सकता है। दूसरी चीज एक और कहूंगा कि मेरी क्लास आज पूरी होगी, आज ही पढ़ डालिए, कल इसके क्वेश्चंस पूछ लीजिए मुझसे। कल ही आपके पास आखिरी मौका है, उसके बाद शायद हम आपको मौका नहीं देंगे। इन दो चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। घर पे बैठे इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी क्लासें नहीं चलेंगी, हम क्लासें चलाएंगे और यहाँ से अच्छी चलाएंगे। थैंक यू सर।